जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और जिनका भी आने वाले दिनों के अंदर बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है एनसीसी का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पूरे का पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं। और आपने चाहे अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पाएंगे कि आप एग्जाम के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में से एज इट इज आपको मिलेंगे, अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं पेपर 1, जो कि ड्रिल की। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा उसमें ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप देखते रहना। यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रिक्त स्थान भरे, यानी कि फिल इन दी ब्लैंक का क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले कि वर्ड ऑफ कमांड जो होती हैं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वर्ड ऑफ कमांड्स आर ऑफ डैश टाइप। ठीक है, या फिर वर्ड ऑफ कमांड डैश प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। वर्ड ऑफ कमांड के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्वेश्चनरी, एक तो होता है क्वेश्चनरी कमांड, क्वेश्चनरी पार्ट होता है, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। हिंदी में अगर हम इनको कहें तो क्वेश्चनरी का मतलब होता है चेतावनी। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यवाही। देखो, कोई भी हम कमांड देते हैं, समझते रहना, मैं सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपके आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चेतावनी, जैसे कोई भी कमांड देते हैं हम, ठीक है, स्कोर सावधान। अब इसमें क्या है कि जो स्टार्टिंग में हमने कमांड दी, जिसको हम लंबी खींचते हैं, उसका मतलब होता है चेतावनी दे रहे हैं, हम सारे अलर्ट हो जाए। और जब लास्ट में कमांड को काटा जाता है, उसको हम कार्यवाही, उसके ऊपर हम कार्यवाही करते हैं। तो इस तरीके से 2 पार्ट होते हैं किस चीज के? वर्ड ऑफ कमांड के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, यहां पे हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि आराम से जो वर्ड ऑफ कमांड होती है, एक वर्ड ऑफ कमांड है हमारी आराम से। वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन टू ब्रिंग द बॉडी टू ए रिलैक्स्ड पोजीशन। भाई, शरीर को आराम की स्थिति में अगर लाना है तो उसके लिए कौन सी वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है? कौन सी वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है अगर शरीर को आराम की स्थिति में लाना है? तो वो कमांड दी जाती है आराम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ पेस इन तेज चल। तेज चल में जो कदमों की लंबाई होती है वो कितने इंच होती है? तेज चल में जो कदमों की लंबाई होती है वो कितने इंच होती है? तो वो 30 इंच होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है आपको बात। क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक और पूछा जाता है कि सावधान पोजीशन जो होती है, सावधान पोजीशन, तो आपको पता होगा कि सावधान पोजीशन के अंदर एडी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं, यानी कि इस तरीके से कुछ बनता है। एडी है, ये मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, तो उनके बीच में एक कोण बनता है। तो सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो वो जो कोण बनता है ये 30 डिग्री का बनता है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनता है। एक ये पूछ लिया जाता है कि विश्राम पोजीशन जब होती है, तो विश्राम पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में दूरी कितनी होती है? तो दोनों, देखो वहां पे दोनों पैर मिले हुए तो नहीं होते, दूर दूर होते हैं, लेकिन कितने दूर होंगे? एडी से एडी का पूछेंगे तो 12 इंच दूरी होती है, और पंजे से पंजे का पूछेंगे तो 18 इंच दूरी होती है। ये बात भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स इन वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड के 2 अलग अलग भाग कौन से होते हैं? तो मैंने बताया आपको, क्वेश्चनरी चेतावनी, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, ये वर्ड ऑफ कमांड के 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल आर देयर, यानी कि ड्रिल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है ओपन ड्रिल और एक होती है क्लोज ड्रिल। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ओपन ड्रिल कहां पे की जाती है और क्लोज ड्रिल कहां पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको सही गलत बताने हैं। सही गलत से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जनरल सैल्यूट जो होता है वो नायब सूबेदार से लेके कैप्टन को दिया जाता है। गलत है भाई ये बात, जनरल सैल्यूट नहीं दिया जाता है, ये बात गलत है, नायब सूबेदार से लेके। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन, जो निरीक्षण होता है वो हमेशा ओपन ऑर्डर मार्च में होता है। बिल्कुल सही है ये बात,
क्योंकि क्लोज ऑर्डर जब भी निरीक्षण होगा तो ओपन होनी चाहिए ना फाइलें आपस में, क्लोज में निरीक्षण नहीं हो सकता। तो ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि पीछे मुड़ की जो कमांड होती है वो बी गिवन ऑन लेफ्ट फुट, क्या वो लेफ्ट फुट पे दी जाती है? बिल्कुल सही है। ज्यादातर जो कमांड होती है 99.99% जो कमांड होती है ना वो हमेशा लेफ्ट फुट पर दी जाती है। तो अगर आपको नहीं पता कि जो भी कमांड आपको बताई जा रही है वो कौन से पैर पर दी जाती है, तो वो हमेशा लेफ्ट फुट पर यानी कि बाएं पैर पर ही दी जाती है। आप बाएं पैर अपना आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो भाई यहां पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड। वेपन ट्रेनिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम हथियार प्रशिक्षण बोलते हैं। यहां पे यह है कि राइफल की सफाई करने में उपयोग में आने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखो। सिर्फ दो ही पूछ रखी हैं, वैसे यहां पे आंसर में हमने कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। एक तो हो गया भाई पुल थ्रू, ठीक है, जब भी हम राइफल की सफाई करते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। राइफल जैसे हमारी एसएलआर होगी, एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्फ लोडिंग राइफल। ये फुल फॉर्म भी जो है भाई आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वायर गेज जिसका आकार होता है 2.5 बाई 1.5 इंच। तेल ऑयल का यूज करना पड़ेगा साफ करने के लिए। फ्लेनेल, फ्लेनेल होता है चिंदी सफाई के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लेनेल यानी कि चिंदी तेल लगाने के लिए। तो ये 5 चीजें होती है जिनका हम प्रयोग करते हैं जब भी हम राइफल की सफाई करते हैं। एसएलआर की फुल फॉर्म एक एडिशनल क्वेश्चन हमने यहां पे सीखा, वो है सेल्फ लोडिंग राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रखा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स आपको बताने। तो फिल इन दी ब्लैंक्स के ये पूछ रहे हैं कि ट्रिगर जो होता है उसके दो प्रेशर होते हैं, दो, ठीक है, दो प्रेशर होते हैं। वे दो डिस्टिंक्ट प्रेशर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ .22 डीलक्स राइफल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 43 इंच होती है भाई। बिल्कुल सही है, ये 43 इंच इज द आंसर, .22 डीलक्स राइफल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारी है कि द फुल फॉर्म ऑफ इंसास। इंसास की फुल फॉर्म बतानी है। देखो इंसास की फुल फॉर्म इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम भी ठीक है, लेकिन कई जगह पर ये लिखते हैं कि इंडियन, आई से इंडियन, एन से यहां पे न्यू कर देते हैं, इंडियन न्यू, फिर स्मॉल आर्म्स सिस्टम। तो ये हमारी क्या होगी भाई? इंसास की फुल फॉर्म होगी। इंसास क्या होती है? राइफल होती है, ठीक है। अब एक एग्जाम में ये पूछा गया कि इंसास जो राइफल है वो कौन से देश से बनी है? जब इसके नाम में ही इंडियन आ रहा है तो ऑब्वियसली कौन से देश से बनी होगी? भारत से बनी होगी। तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। राउंड पूछ लिए जाते हैं भाई। .22 की राइफल में की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? फिर हम पूछ लेते हैं एसएलआर वाली में कितने आते हैं और एलएमजी वाले में कितने आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। .22 में आते हैं 5, एसएलआर में आते हैं 20 और एलएमजी में आते हैं 30। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकट्ठे मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। .22 में कितने राउंड आते हैं? 5। एसएलआर में कितने आते हैं? 20। एलएमजी में कितने आते हैं? 30। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्फ लोडिंग राइफल। एलएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट मशीन गन, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया भाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, बिल्कुल पसंद आ रही होगी। मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ा के, और एग्जाम आपका अच्छा होगा, ऑब्वियसली अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिम्बर अप। लिम्बर अप क्या है? लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं? देखो लिम्बर अप क्या होता है? ए प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल, आई, ब्रेन, टारगेट, एम एंड प्रेस द ट्रिगर एट ऑन। मेन बात यह है जब भी हमको टारगेट पर बुलेट मारनी है यानी कि गोली मारनी है तो हम क्या करेंगे? पहले कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, किस किस में? आंख उसी साइड देख रही है, हमारी बॉडी मसल का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमारी पोजीशन ठीक होनी चाहिए, हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बाद में ही हम ट्रिगर को दबाएंगे। तो बस वही जो पोजीशन लेना होता है, वही जो तालमेल बैठाना होता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? लिम्बर अप बोल देते हैं। देख लो यहाँ पे, फायर करने की पोजीशन में जाएं, शिस्त लें, आंख, दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाएं, आदेश का इंतजार करें, उसे हम लिम्बर अप कहते हैं। अब पूछ लेते हैं कि फायरिंग के असूल क्या होते हैं? फायरिंग के असूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फायरिंग के असूल को हम इंग्लिश के एक लेटर HAT से दर्शा सकते हैं। HAT से कैसे दर्शा सकते हैं? यहां पे H का मतलब होता है होल्डिंग, क्या होता है? होल्डिंग। A का मतलब क्या होता है? एमिंग, एमिंग। और T का मतलब होता है ट्रिगर ऑपरेशन। T का क्या मतलब होता है? ट्रिगर ऑपरेशन। इससे दर्शा सकते हैं हम। हिंदी में हम इसको बोलें तो दुरुस्त पकड़, दुरुस्त निशाना, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। ये क्या होते हैं? फायरिंग के 3 असूल लिखो, पूछा जाए फायरिंग के कितने असूल होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पकड़ अच्छी होनी चाहिए, निशाना अच्छा होना चाहिए, ट्रिगर ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। क्लियर होगी ये बात? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने यहां पे कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, सही गलत बताने हमको। सबसे पहला क्या है यहाँ पे कि जो .22 डिलक्स राइफल होती है उसकी मैगजीन में कितने राउंड होते हैं? अब आप ही बता दो इसके मैगजीन में कितने राउंड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया .22 में 10 नहीं होते, .22 में कितने होते हैं? 5। SLR में पूछे जाएंगे तो कितने होते हैं? 20। LMG में पूछे जाएंगे तो कितने होते हैं? 30। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो एक तो आप भूलोगे नहीं, इजीली आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। इफेक्टिव रेंज .22 राइफल की कितनी होती है? 25 यार्ड, 25 गज। बिल्कुल सही जवाब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 बेसिक एसेंशियल ऑफ गुड शूटिंग। आप अभी तो मैंने आपको बताया है कि अच्छे निशाने की कितनी मूल आवश्यकताएं होती हैं, कितने बुनियादी असूल होते हैं? 3 होते हैं। यहां पे तो 4 लिख रखे हैं, इसका मतलब ये गलत है। 4 नहीं होते, 3 होते हैं। कौन कौन से? हैट से याद रखेंगे हम। हैट का मतलब मैंने आपको बता दिया, होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन। बात क्लियर होगी आपको ये? ठीक है भाई, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। एक सेकंड रुको। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पेज पे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, नेशनल इंटीग्रेशन। इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूं। टोटल 30 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? टोटल 30 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और 30 मार्क्स का। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राइट, वेरियस प्रोग्राम। इसके बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। देखो, एक कैंप होता था पहले, उसको हम कहते थे NIC कैंप। NIC की फुल फॉर्म होती थी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया और इसका नया नाम क्या है? EBSB कैंप। EBSB कैंप। EBSB का क्या मतलब होता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, और ये पूछा जाए कि NIC का नया नाम क्या है तो EBSB है। EBSB का पुराना नाम क्या है तो NIC है। दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया अगर आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है तो। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट वेरियस प्रोग्राम्स एंड कंपटीशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। अब क्योंकि नया इसका नाम EBSB है तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। तो अगर आपने कैंप अटेंड किया तो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं अटेंड किया तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक तरह का कल्चरल टाइप कैंप होता है। इसके अंदर ड्रिल वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। कोएड कैंप होता है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। नेशनल लेवल का कैंप है तो सभी की सभी डायरेक्टरेट, यानी कि टोटल कितनी डायरेक्टरेट हैं? 17 डायरेक्टरेट हैं। तो 17 के 17 डायरेक्टरेट से कैडेट यहाँ पे आते हैं। मैंने अटेंड किया है ये कैंप, बहुत ही जबरदस्त कैंप होता है। मैंने जो कैंप अटेंड किया था वो था SNIC, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, नागालैंड दीमापुर के अंदर। और इसके अंदर कल्चरल, पहले सारी चीजें तो वो सारी की सारी होंगी। देखो, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, बिल्कुल होंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोई डिबेट हो गया या किसी चीज के ऊपर लेक्चरेट वगैरह हो गया। क्विज कंपटीशन हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नेशनल यूनिटी, इसको हम बोल देते हैं NIAP। NIAP यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, उसको बोलते हैं। इस तरह के जो कंपटीशन है यहां पर कराए जाते हैं। स्पोर्ट्स का भी कंपटीशन करा सकते हैं और फिर डिसाइड करते हैं हाँ ये वाली डायरेक्टरेट इसमें फर्स्ट आई है और सेकंड आई है और थर्ड आई है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा जल्दी से देखेंगे ताकि कम टाइम के अंदर हम इसको कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। देखो, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, मैं आपको कोई रटवाऊंगा नहीं चीज, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता होती क्या है। राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या है? देखो, इंडिया के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, क्षेत्र अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम में एक चीज कॉमन है और वो क्या है?
जो हमारा एनसीसी सॉन्ग भी डिपिक्ट करता है वो क्या है कि हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियन। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, और यही जो भावना होती है दैट इज नोन एज नेशनल इंटीग्रेशन, इसी को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। यानी कि हम किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र, भाषा से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि हम सब भारतीय हैं। और ये भावना होनी जरूरी क्यों है? अब क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि नेशनल इंटीग्रेशन जरूरी क्यों है, यानी कि राष्ट्रीय एकता जरूरी क्यों है। देखो, राष्ट्रीय एकता जरूरी होगी तो इसका मतलब हम सारे प्यार से रहेंगे। अब हम सारे प्यार से रहेंगे तो दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा, यानी कि लोगों से, दूसरे देशों से हमारा आदान प्रदान अच्छा होगा, आदान प्रदान अच्छा होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। दूसरा, दंगे कम होंगे, साक्षरता बढ़ेगी। तीसरा, कोई दूसरे देश की कंपनियां हैं वो कैसे देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगी, जहां पे लड़ाइयां होती हैं उस देश में, या जहां पर लोग प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं उस देश में। ऑब्वियसली जहां पे प्यार से रहते हैं कोई भी कंपनी वहां पे इन्वेस्ट करना चाहेगी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। मेक इन इंडिया जो अपना प्रोग्राम चल रहा है उसमें कैसे तरक्की होगी, अगर हम सभी प्यार से मिलजुल के रहेंगे तो दूसरे देश भी हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या फायदा होता है, जो हमारी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा क्षेत्र है, ये बना रहेगा। बहुत सारी चीजें होंगी। देखो, देश की संप्रभुता, संप्रभुता का क्या मतलब होता है कि हम हमारे देश के मालिक खुद हैं, कोई दूसरा देश हमको नहीं बताएगा कि हमको किस तरीके से रूल करना है, इसको संप्रभुता बोलते हैं। और क्षेत्रीय अखंडता ये बनी रहेगी। शांति और सौहार्द बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देश का प्रगति होगी, विकास होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम प्यार से रहेंगे तो बिल्कुल होगा विकास। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, यानी कि गरीबी और अक्षरता को उन्मूलन होगा, उसका हटाना होगा। आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, अगर हम सभी प्यार से रहेंगे तो जैसे नक्सलवाद की प्रॉब्लम है या कहीं पे भी टेररिज्म की प्रॉब्लम है इंटरनल, वो सारी चीजें खत्म होंगी। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास होगा, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, एक दूसरे को धर्म को सपोर्ट करेंगे, संस्कृति को सपोर्ट करेंगे। आर्थिक और औद्योगिक विकास होगा, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी मैंने बताया आपको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ कल्चर, दूसरे देशों के साथ हमारी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान और देश की इज्जत और आत्मसम्मान बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय सेना में दिए जाने वाले कोई 5 वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार का क्या मतलब होता है भाई? गैलेंट्री अवार्ड। क्या होता है? गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री, वीरता के लिए पुरस्कार दिए जाने वाले। परमवीर चक्र सबसे पहला, पीवीसी परमवीर चक्र टोटल कितने दिए जा चुके हैं? 21 दिए जा चुके हैं। सबसे पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता या रिसिपिएंट हम इनको बोल सकते हैं। दूसरा लेटेस्ट आपको पता है कैप्टन विक्रम बत्रा जी, ठीक है, उनके ऊपर मूवी भी बनी है शेरशाह, और 1999 कारगिल वॉर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में महावीर चक्र आता है, एमवीसी, इसकी फुल फॉर्म ऐसे भी पूछी जा सकती है। वीसी अपना वीर चक्र हो गया, शौर्य चक्र एससी, अशोक चक्र एसी, सेना मेडल एसएम, अगर आर्मी में है तो सेना मेडल, एयरफोर्स में है तो वायुसेना मेडल, और नेवी के अंदर है तो नौसेना मेडल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो नागरिक अपना कौन सा है? वो है भारत रत्न। भारत रत्न वैसे भारत का जो सा नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। गैलेंट्री अगर वीरता का पूछा जाए तो वो है परमवीर चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 12। कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि राष्ट्रीय निर्माण में युवा एनसीसी कैडेट कैसे योगदान कर सकते हैं? राष्ट्र निर्माण के अंदर कैसे योगदान करेंगे भाई, आप ही बताओ। राष्ट्र निर्माण करना है हमको, ठीक है, और युवा एनसीसी कैडेट किस तरीके से करेंगे? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अडल्ट एजुकेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं, सामाजिक सेवा में हेल्प कर सकते हैं, नेशनल लैंग्वेज प्रमोट करनी है उसमें हेल्प कर सकते हैं, सभी नागरिकों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत कर सकते हैं। मेनली क्या होता है, युवा पीढ़ी एनसीसी के कैडेट हैं, बाकी लोग उनकी तरफ देखते हैं किस सेंस में कि ये अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो हम भी अच्छा बिहेव करेंगे,
हम रोल मॉडल होते हैं। अगर हम अच्छा बिहेव करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, सफाई करने में लोगों की हेल्प करेंगे, या खुद अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ रखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, अपने हिसाब से लिखो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अपनी एक ऐप है प्राउड डिफेंस एकेडमी के नाम से, ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कोर्सेज मिलेंगे डिफेंस से रिलेटेड और एनसीसी से रिलेटेड। अगर आप सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, सर्च करें प्राउड डिफेंस एकेडमी। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इंपॉर्टेंट बात मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट एनी 5 फैक्टर विच अफेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन एडवर्सली। एडवर्सली का क्या मतलब होता है पता है आपको इस बात का? एडवर्सली का मतलब होता है विपरीत रूप से। ऐसे 5 फैक्टर बताओ जो विपरीत रूप से नेशनल इंटीग्रेशन को प्रभावित करते हैं, यानी कि नेगेटिवली, यानी कि जो नेशनल इंटीग्रेशन को होने नहीं देते, राष्ट्रीय एकता को होने नहीं देते, वे 5 फैक्टर बताने हमको। सबसे पहला तो कॉम्युनलिज्म, ठीक है, सांप्रदायिकता। कॉम्युनलिज्म का क्या मतलब हो गया भाई? सांप्रदायिकता, भाषावाद। कोई कहे कि हमारी भाषा अच्छी है, आपकी भाषा अच्छी नहीं है। क्षेत्रीयता की भावना, हम नॉर्थ इंडिया से हैं, हम साउथ इंडिया से हैं, हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, हम भारत से हैं, ठीक है। जातिवाद, ये रोकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन होने से। कई बार पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं कि अपना मकसद सिद्ध करने के लिए ये लोगों को आपस में कई बार लड़ा देते हैं। आर्थिक असमानता, गरीबी अमीरी का ज्यादा गैप होना, और विदेशी तत्व, फॉरेन एलिमेंट। जैसे जब भी कोई भी मुद्दा होता है तो जो अपनी राइवल कंट्री है, अभी के लिए पाकिस्तान है, चाइना है, वे उस मुद्दे को और ज्यादा इंटरनेशनलाइज करते हैं ताकि देश की जो इमेज है वो खराब। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप से। आप एक बात देखेंगे यहाँ पे कितने मार्क्स का है? 70। 70 मार्क्स का अकेला टॉपिक, कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। लीडरशिप, लीडरशिप का क्या मतलब होता है? नेतृत्व। एक तरीके से देखें, जो भी एसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे, ओएलक्यू उन्होंने सुना होगा। ओएलक्यू मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, इन्हीं को हम लीडरशिप क्वालिटीज बोल देते हैं। यही सारी की सारी जो ओएलक्यूज होती हैं, 15 ओएलक्यूज आपने सुना होगा। अगर आपने नेतृत्व वाला चैप्टर नहीं भी पढ़ा, आपसे पूछा जाए कि नेतृत्व के 10 गुण लिखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा कि लीडरशिप की क्वालिटीज लिखो, नेतृत्व के गुण लिखो, नेतृत्व में क्या, नेता में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ये ओएलक्यू लिखानी है, वहां पे आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला। ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन आएगा पक्का, रट लेना अच्छे से। व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी का क्या योगदान है? ये पूछ रखा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एनसीसी कैसे आपकी हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है? सेल्फ अवेयरनेस, हमें आत्म जागरूकता होती है। एम्पैथी, सहानुभूति। एम्पैथी देखो, सिंपैथी अलग चीज होती है, एम्पैथी अलग चीज होती है। सिंपैथी मतलब हमको किसी के प्रति दया आ रही है। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है कि हम दूसरे के नजरिए से समझ पाते हैं चीजों को। क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज व्हाट? कोई भी काम को कर तो सभी सकते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, आसानी से कैसे किया जाए, दैट इज नोन एज क्रिएटिव थिंकिंग। प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग, एनसीसी में होते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, एनसीसी सिखाती है हमको डिसीजन कैसे लिया जाए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कैसे अच्छे रिलेशन बनते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू अंडरस्टैंड अदर्स और मेक पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। कोपिंग विद इमोशन, और अपने जो भावों में ना बहना, इमोशंस को कैसे हम कोप अप करें, वो चीजें हमको यहाँ पे सिखाई जाती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग 50 वर्ड्स के अंदर हमको शॉर्ट्स नोट लिखने हैं। किसके ऊपर? यहाँ पे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये आप लिख दोगे मेरे हिसाब से। कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ग्रेट सागा प्रोपोगेटर ऑफ हिंदुइज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें इनकी आपको पता होगी। 1893 के अंदर जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था,
जो एक तरीके से पार्लियामेंट हुई थी, रिलीजन पार्लियामेंट शिकागो के अंदर, उसके अंदर थे। इन्होंने वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्पीच दिया था भाइयों और बहनों वाला, वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आप चीज लिख के आ सकते हैं। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है, इन्हीं के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1863 में यहाँ पर पैदा हुए और बाद में 93 के अंदर स्पीच हुआ इनका वहां पे। इनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी थी, अब देखो यहाँ पे आपको लिखनी है। सबसे पहली बात, नॉलेज बहुत अच्छी थी इनको। इंक्विजिटिव यानी कि ये जिज्ञासु थे। इनिशिएटिव यानी कि पहल लेने वाले थे। एम्पैथी, दूसरों को समझने का। ओरेट्री, ओरेट्री का मतलब होता है वक्ता कैसे थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट किरण बेदी जी के बारे में आपको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में आपको लिखना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि डिफाइन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आपको डिफाइन करना है, डिसिप्लिन की परिभाषा बताओ। तो देखो भाई यहाँ पे, discipline means quick and willing obedience to instructions, taking appropriate action without wasting time when instructions are absent. अनुशासन का मतलब दिए हुए आदेश का तुरंत पालन करना होता है। एक बात तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। और फिर बिना किसी, देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ क्या होता है अनुशासन। जो भी हमको इंस्ट्रक्शन दी गई है, एक तो उसका पालन करना है, लेकिन एक बार को जो इंस्ट्रक्शन जिन्होंने दी थी वो अगर प्रेजेंट नहीं भी है तो भी हम उसका पालन कर रहे हैं, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। यानी कि अगर क्लास में टीचर नहीं है तो भी हम चुपचाप बैठे हैं, दैट इज नोन एज द डिसिप्लिन, दैट इज नोन एज द अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट्स कौन कौन से मिले हुए हैं इंडियन सिटीजन को, बताने हैं वो। फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इक्वालिटी, समानता का अधिकार। एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये मिले हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स में आते हैं हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू रिलीजन, कोई भी हम धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये भी हमें अधिकार कहां से मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18। अब भाई क्वेश्चन नंबर 18 से पहले मैं एक आपको बात बता देता हूं कि बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया जब मैंने, मेरे दोनों के अंदर ए ग्रेड आई, ठीक है, यानी कि जिसको हम अल्फा बोलते हैं, बी में भी सी में भी। उसका रीजन पता है, सिंपल सा इतना था कि आपको ना एग्जाम लिखना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे चीजें हम समझ तो लेंगे, लेकिन लिखना कैसे है। कई बच्चे अभी भी, कई कैडेट क्या गलती करेंगे, आपको सारा एग्जाम आता होगा लेकिन आप वहां पे जाके क्या करेंगे कि आप स्टेंजा बना लेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया ना, आप उसका स्टेंजा मत बनाएं, आप पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखें। आप खुद सोचें, जो चेक करने वाला है, जो भी एग्जामिनर है, वो आपके पूरे पहरे को वहां पे बैठ के पढ़ने नहीं वाला, वो पूरे पहरे को, स्टेंजा को पढ़ने नहीं वाला। अगर आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो उसे क्लियरली दिखेगा, हाँ भाई ये है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करेगा और वो आपको नंबर दे देगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया बहुत सारा, वो बैठ के पढ़ेगा थोड़ी आपके पूरे स्टेंजा को, उससे उनको तकलीफ होगी कहीं ना कहीं पूरा पेपर चेक करने में। तो आपको उनको किस तरीके से हम कंफर्टेबल पोजिशन में रखें वो सोचना है। पॉइंट्स बना के लिखें, साफ साफ लिखें, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट। देखो कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, सिद्धांत की उद्घोषणा करना, कैसा संवाद है। देखो संवाद जो होता है ना, कम्युनिकेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक वन वे होती है और एक टू वे होती है। वन वे का क्या मतलब है, जब सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सुन रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन है। आप तो नहीं मेरे को कुछ बोल रहे, हम आपस में बात तो नहीं कर पा रहे, वन वे कम्युनिकेशन है। फोन पे बात करते हैं, आपको मेरा नंबर मिल जाता है, आप मेरे से फोन पे बात करते हैं, सर ऐसे ऐसे हमको तैयारी करनी है, मैं भी बोलूंगा आप भी बोलोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे मैं जवाब दूंगा, कुछ मैं पूछूंगा आप जवाब दोगे, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो अगर कोई अनाउंसमेंट हो रही है, कोई बता रहा है कोई बात, कैसी कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन द फील्ड। अगर कोई फील्ड में खेल सकता है तो कैसी स्किल है वो, स्पोर्ट्स स्किल है, आसान सा है। सेल्फ डेवलपमेंट इज ए फिजिकल फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। देखो बहुत सारे क्या होते हैं, कारक होते हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है वो एक भौतिक कारक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर स्ट्रोंगर रिलेशन देयर थ्री मेन कंपोनेंट आर पैशन, इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। देखो कोई भी रिलेशन हमको अच्छा बनाना है तो उसमें जुनून होना चाहिए,
आत्मीयता होनी चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि पैशन होना चाहिए उसके प्रति, इंटीमेसी होनी चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की यहां पे बात हो रही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। देखो, कम्युनिकेशंस आर ऑफ टू टाइप, एक तो होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो हम बोल रहे हैं, बोलने को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन जो मैं हाथ हिला रहा हूं, जिस तरीके से मैं खड़ा हूं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, आंखों के एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, गेस्चर, पोस्चर, ये सारे नॉन वर्बल में आते हैं भाई। ठीक है, बोलना वर्बल में, बाकी सारा नॉन वर्बल में, ध्यान रखना है। तो नॉन वर्बल क्या है? बिना वर्ड्स की जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ट्रू फॉल्स बताने हैं। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे ट्रू फॉल्स है, सबसे पहला एटीट्यूड इज ए माइंडसेट द वे वी थिंक एंड लुक एट थिंग्स। बिल्कुल सही बात है भाई, जिस तरीके से हम चीजों के बारे में सोचते हैं उसी को हम एटीट्यूड बोलते हैं। बॉडी इमेज इज द वे वी परसीव अवर बॉडी। शारीरिक छवि एक तरीका है जिससे हम अपनी शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं, सही है। ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नहीं, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है, ना कि दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैशन रेफर टू द फिजिकल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल। सही है, इसी को तो पैशन बोलते हैं, कितना पैशन है हमें। कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ए बैरियर व्हाइल स्पीकिंग। फॉल्स है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार अगर हम बोल रहे हैं तो कोई बैरियर नहीं होता, मतलब अगर बीच में रुक जाते हैं 5 मिनट के लिए नहीं बोलते, वो कहीं ना कहीं बैरियर हो सकता है, कंसिस्टेंसी कोई बैरियर नहीं है। तो ये यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, राइट एनी 5 पॉइंट विच रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप। देखो, कम्युनिकेशन गैप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेशन मतलब संवाद कर रहे हैं हम किसी से भी, संवाद के अंदर अवरोध क्या होता है, संवाद के अंदर गैप क्या होता है। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, आप में से कोई इंग्लिश मीडियम वाला है या साउथ इंडिया से जिसको हिंदी नहीं आती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से या मान लो किसी को हिंदी नहीं आती है, तो ये लैंग्वेज बैरियर है, संवाद नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको हिंदी आती नहीं है, आपको तो सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, बैरियर हो गया। ठीक है, या फिर मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूं, बैरियर हो गया। डिस्टर्बेंस ज्यादा है, बैरियर हो गया। रुक रुक के बोल रहा हूं, बैरियर हो गया। तो ऐसी जो भी चीज जो अपनी कम्युनिकेशन के बीच में डिस्टर्ब करे उसी को बैरियर बोल देते हैं। कम्युनिकेशन गैप में कौन कौन से है? कम करना है, कम करना है हमको, 5 बिंदु लिखो। एक काम कर लो, पहले ही प्लान कर लो कि क्या बताना है। जैसे मैंने क्लास प्लान कर ली, ये पढ़ाना है, तो अच्छे से समझ में आ रही है आपको। अदर्स टू बी कंट्रीब्यूट, अब ये मैं यूट्यूब पे तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सामने होते, मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछता तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आती। लिसन टू दी सजेशन मेड बाय अदर्स, मैं आपसे पूछता भाई आपको क्या लग रहा है इस बारे में, तो आप इंटरेस्टेड होते उस चीज के अंदर। स्पीक विद पर्पज एंड बी स्पेसिफिक, पर्पज क्लियर होना चाहिए, क्यों पढ़ा रहे हैं हम। मेरा पर्पज है कि आपके एग्जाम में आपकी ए ग्रेड आनी चाहिए, पर्पज क्लियर है, अच्छे से आपको वीडियो समझ में आ रही है। जस्टिफाई योर स्टैंड विदाउट अपसेटिंग अदर, अगर मेरी कोई बात है मैं आपको बताऊं तो ऐसे बतानी है कि आपको बुरा ना लगे। बीइंग सिंपैथेटिक, और सहानुभूति होना, और निर्णय न करना। ये कम्युनिकेशन के अंदर निर्णय न करना का मतलब क्या है कि एक ही बार में ऐसे नहीं कि हम डिसीजन पे पहुंच के आपकी भी बातें सुने, किसी और की भी सुनूं मैं, जब हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो बाद में हम सोचे भाई क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल सेंस ऑफ टाइम, बंदे को पता होना चाहिए हाँ भाई मैं अपना टाइम कहां पे वेस्ट कर रहा हूं। आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल, यहां पे लैंड टर्म की जगह भाई लॉन्ग टर्म गोल लिखो। लॉन्ग गोल होने चाहिए, डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल। कंसंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज, 80-20 का प्रिंसिपल आप यहां पे लगा सकते हैं कि भाई 80% काम करके हमको 20% रिटर्न मिलता है और 20% काम करके हमको 80% रिटर्न मिलता है। तो उससे क्या होगा कि जिससे हमको ज्यादा फायदा होता है उस काम को हम करें। वीकली एंड डेली प्लानिंग करनी, मैंने बताया आपको। मेक यूज ऑफ कमिटेड टाइम, कमिटेड यूज ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? अपने आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं। क्रिएटिविटी मैंने आपको पहले भी बताया, काम सभी करते हैं, पेपर सारे देंगे, सी का। आप ऐसा क्या अलग करते हो? पहली बात तो आपने ये वीडियो देखी, ये आपने अलग किया, क्योंकि इसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, आप लिखते कैसे हैं, अच्छे से लिखे, हेडिंग बना के लिखे, पॉइंट्स बना के लिखें, क्रिएटिविटी है। ठीक है,
हेडिंग बनाने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर ले, क्रिएटिविटी है, दिखने वाले को अलग से दिखेगा, क्रिएटिविटी है, इसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डिसीजन मेकिंग किसको बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना है आपको, निर्णय लेने की क्षमता को डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। बस स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको देखना है तो, पीडीएफ में बता दिया आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कैरेक्टर किसको बोलते हैं? देखो व्यक्ति के जो भी गुण है ना, सच बोलता है, ईमानदार है, जितनी क्वालिटीज होती है उन सभी को मिला के कॉम्बिनेशन बनता है, उसी को हम कैरेक्टर बोल देते हैं। भाई इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, 20 मार्क्स का है भाई यहाँ पे टोटल। डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लो भाई यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट का कि एज ए कैडेट ऑफ एनसीसी व्हाट हेल्प कैन यू गिव ड्यूरिंग फ्लड। बाढ़ आ गई कहीं पे, आप एनसीसी के कैडेट हैं, क्या हेल्प करेंगे? बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएंगे, घायलों को फर्स्ट एड प्रदान करेंगे, हमको फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाता है ना, बिल्कुल। भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, कपड़ा आदि की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था कर सकते हैं, जो वहाँ का जो भी सोसाइटी है उनकी हेल्प कर सकते हैं, कोई एनजीओ आई हुई है उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, सुरक्षित या हाई जो एल्टीट्यूड के मतलब ऊंची जो जगह है जहाँ पे पानी ना पहुंच पाए वहां पे पहुंच सकते हैं, उनके जानवरों को निकाल के ला सकते हैं। बहुत सारी हेल्प है जो हम कर सकते हैं, जो जो भी मन में आए, जो जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पे लिखें। इसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही लिख के आनी है, आप अपने हिसाब से चीजों को लिख सकते हैं। आपदाओं का वर्गीकरण करना है, किस आधार के ऊपर होता है? ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11। देखो आपदाएं जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है मानव निर्मित। हिंदी में देख लो भाई यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक तो होती है प्राकृतिक आपदाएं, एक होती है मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होती है, मानव निर्मित यानी कि मैनमेड होती है। भूकंप आ गया अपने आप आता है, सुनामी आ गई, सुनामी जो समुद्र के नीचे भूकंप आता है, चक्रवात आ गया। बाढ़, अगर मान लो किसी ने डैम को खोल दिया एकदम से, बाढ़ आ गई तो मानव निर्मित होगी ना। बम का विस्फोट कर दिया, मानव निर्मित होगी। कहीं पे आग लगा दी, ट्रैफिक में दुर्घटना होगी, आतंकवाद हो गया, युद्ध हो गया, मानव निर्मित होगी। तो पूछ लेंगे कि बाढ़ आना कैसी है, या जो भी है पूछा जाए आपसे, तो नेचुरल और मैनमेड दो तरह की होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 30 मार्क्स का। यहाँ पे वृक्षारोपण से क्या लाभ है? ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन। तो सबसे पहली बात तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान नहीं फैलता। लैंड इरोजन, क्या होता है लैंड इरोजन? जो मृदा अपरदन होता है उससे हेल्प मिलेगी, भूमि कटाव से। पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा, फल मिलेंगे हमको, लकड़ी ज्यादा मिलेंगी यूज करने के लिए। वन के जो पशु होंगे वो गांवों में नहीं आएंगे, क्योंकि वन होगा तो वो वन में ही रहेंगे। अगर वन कट जाएंगे तो फिर उनको भी तो जगह चाहिए कहीं रहने की। मानसून की बारिश आएगी, जंगली जानवरों को आवास प्रदान मिलेगा। तो बहुत सारे पेड़ों के जो जो भी फायदे हैं, हमको ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से, ठीक है, लकड़ी मिलती है हमको पेड़ों से, एनवायरमेंट जो है बना रहता है। जो हमारा ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं वो कम होंगी, कहीं पे बारिश नहीं होती तो वो होगी। बहुत सारे फायदे हैं पेड़ों के जो आप बता सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट डाउन दी 5 बेनिफिट ऑफ ब्लड डोनेशन। देखो ब्लड डोनेशन के फायदे, इसमें भी कुछ लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी लिखना है। सबसे पहले तो ब्लड जब भी आप डोनेट करते हैं तो उससे क्या होता है आपको कि ना नया ब्लड बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, नया ब्लड बनता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो। दूसरा क्या होता है, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं ना तो कल को कोई इमरजेंसी हो जाए कि आपको ब्लड की आवश्यकता है, तो वो आपका कार्ड जो बन जाता है ना उससे आपको ब्लड मिल जाता है। तीसरा, किसी को हार्ट अटैक वगैरह की अगर दिक्कतें रहती हैं तो उसमें भी ब्लड डोनेट अगर आप करते हैं तो उसका वो खतरा कम हो जाता है, हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है, कैंसर का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। लोगों की हेल्प होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देश की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी हेल्प होती है, बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेम 5 मेजर सोशल एक्टिविटी डन बाय द एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेटों के द्वारा की जाने वाली 5 जो है सोशल एक्टिविटी लिखनी है आपको। सबसे पहले तो रक्तदान का कैंप लगाया जाता है, वृक्षारोपण पेड़ लगाए जाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, जागरूकता कार्यक्रम, एड्स के प्रति जागरूकता, कोरोना के प्रति जागरूकता, हेल्प करते हैं, और सिविल प्रशासन जो होता है उसकी हेल्प करते हैं, पुलिस की हम हेल्प करते हैं, एनसीसी के कैडेट, ये हेल्प होती है भाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, सोशल 5 सामाजिक बुराइयां लिखनी है, लिख दो जो जो भी आपको लगती है। बाल विवाह है, बाल विवाह बीमारी है, कन्या भ्रूण हत्या एक तरीके से बुराई है, सोशल इविल है, दहेज प्रथा, बाल दुर्व्यवहार और तस्करी यानी कि जो चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, ड्रग एब्यूज है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो गया,
डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा होगी। जो भी आपको लगे समाज में ये बुराई है, ये नहीं होनी चाहिए, जिसको आप इरेडिकेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मिनट देखो यहाँ पे कोई रह ना गया हो। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 29। सही गलत हमको बताने हैं, और सही गलत है हमारा, एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। देखो गलत है ये बात, भोजन करने से एड्स का कोई लेना देना नहीं है। एड्स जो होता है, एड्स की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, HIV की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। एड्स डे कब मनाया जाता है? तो एड्स डे जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म होती है। ब्लड डोनेशन कॉजेज इम्बैलेंस इन दी बॉडी। क्या ब्लड डोनेशन से बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है? नहीं, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ए पर्सन बॉडी गेट्स वीकर बाय डोनेटिंग ब्लड। अगर किसी ने मान लो ब्लड डोनेट कर दिया तो क्या वो कमजोर हो जाता है? गलत है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, मैंने अभी बताया, बिल्कुल सही है। टचिंग ए कैंसर पेशेंट कॉजेज कैंसर, कैंसर वाले को टच करेंगे तो कैंसर हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? सांप ने काट लिया, क्या करना चाहिए भाई? ये बातें पूछ रहे हैं। सांप ने काट लिया, क्या करो? सबसे पहले तो स्टे काम, शांत रहो। विक्टिम जिसको काटा है उसको आराम से लिटा दो एक बार के लिए, ठीक है। गिव कन्विंसिंग रेस्योरेंस अगेंस्ट द फियर ऑफ डेथ। आपको पता होगा कि नॉर्मली सांप के काटने से व्यक्ति डर के कारण मरता है, उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। उसको कहो कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। आप जैसे भी कहो उसको कह दो कि मेरे को पता है इस सांप के अंदर जहर नहीं होता। कहने का मतलब उसका फियर नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है। शांत रहें, एम्बुलेंस को बुला लें, ठीक है। और क्षेत्र को संकुचित करने वाली किसी चीज, अंगूठी वगैरह, ये चीजें उतार दी। श्वास में विफल रहता है तो कृत्रिम श्वसन दी। अगर मान लो सांस आना बंद हो गया एक तरीके से, तो उसको आप जो सा कृत्रिम सांस है वो दे सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। अगर आपका कोरोना का क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपका कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई स्पर्श संबंधी बीमारी से बचाव के लिए लघु नोट लिखें। यानी कि जो भी ऐसी बीमारी होती है, जैसे कोरोना वाली होगी, वो छूने से हवा से फैल सकती है, तो ऐसी बीमारी अगर किसी को होगी है तो उसका इलाज कैसे किया जाए, क्या क्या सावधानियां उसमें हमको बरतनी है। तो सबसे पहले तो रोगी को ना बिल्कुल अलग कर दो। देखो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि वो औरों को भी बीमारी फैला सकता है, तो उसको पूर्ण पृथक्करण यानी कि अलग कर दो। उसके संबंधी कर्मचारियों के बीच सीधा व्यक्तिगत संपर्क नहीं होना चाहिए। फिगर जल्दी से जल्दी अगर उसका इलाज करेंगे तो बाकियों में बीमारी नहीं फैलेगी। जो भी उसका मलमूत्र वगैरह है उसका उचित निपटान करना है, क्योंकि उसके अंदर भी जीवाणु वायरस जो भी होता है वो होएगा। और सभी निवारक उपाय करने के लिए परिचर जो भी है अपने हेल्प की जरूरत है, प्रिवेंटिव मेजर जो भी आपको लेने हैं वो लें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि राइट डाउन टाइप्स ऑफ बैंडेज। पट्टियां जो होती हैं उनके प्रकार लिखने हैं। फर्स्ट एड के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रख लेना भाई डायरेक्ट कौन कौन से टाइप की पट्टियां होती हैं। सरल पट्टी यानी कि सिंपल, त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर, छोटी यानी कि स्मॉल, टी आकार की पट्टी होती है, फर्स्ट फील्ड पट्टी होती है, ड्रेसिंग होती है और करेन पट्टी होती है। ये क्या होते हैं भाई? पट्टियों के प्रकार होते हैं। मिलान करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 33, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मिलान करो। मिलान आप समझ गए होगे कि कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है भाई मच्छर। तो मच्छर के द्वारा जो फैलता है भाई वो फैलता है डेंगू। डेंगू आपको लिखना है कि कौन से मच्छर से डेंगू फैलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा प्लेग की हम बात कर लेते हैं। तो प्लेग जो फैलता है, ठीक है, प्लेग जो हमारा फैलता है वो टीक से फैलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है पतंगा, ठीक है। तो पतंगा हमारा किससे, पतंगे के कारण कौन सी चीजें होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पतंगे से हमारी जो चीजें होती है वो होती है मियादी बुखार। पतंगे से हमारी कौन सी चीज होगी? पतंगे से हमारी होगी भाई मियादी बुखार। नेक्स्ट हमारा हो गया सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का क्या मतलब होता है? यहाँ पे बालू मक्खी। और बालू मक्खी से हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? काला जार। और फिर हमारा कौन सा बच गया? मक्खी। मक्खी से क्या होता है भाई? हैजा होता है। तो ये इसका सही मिलान ध्यान रखना। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे कि मच्छर से कौन सा होता है, तो डेंगू होता है, टीक से कौन सा होता है, तो प्लेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34। आप कैंप के दौरान कैसे साफ रखेंगे? नॉर्मल सी चीजें हैं,
रोज साफ सफाई करनी है, साफ सफाई की बातें लिखनी है। नोट इतना कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है ये भाई। साफ सफाई रखो, शौचालय वगैरह साफ होने चाहिए, जहाँ पे रसोई है वो साफ है, खाना हमको बचाना नहीं है, अगर बच गया तो उसका डिस्पोजल उसका अच्छे तरीके से करना है, कचरे को अच्छे से करना है, ये सारी चीजें। अगर आपको स्वस्थ रहना है, 5 इंपॉर्टेंट बातें लिखो। बताओ भाई जल्दी से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। सबसे पहले तो रोज नहाओ भाई, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो प्रॉपर, और 6 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राइट एनी 5 एडवेंचर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेटों के द्वारा ली जाने वाली 5 हमको एडवेंचर एक्टिविटी लिखनी है। कितनी? 5। क्या? एडवेंचर एक्टिविटीज। साइकिलिंग एक्सपीडिशन होता है, ठीक है, माउंटेनरिंग पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, अगेन रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग होता है, पैरास्लीदरिंग होता है, पैरा जंपिंग होता है। पैरा का क्या मतलब हो गया? जब भी पैरा आ जाएगा तो इसका मतलब हवा, एयर, एयर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ऊपर से हेलीकॉप्टर से हम कूदते हैं, पैरा जंपिंग हो गया। पैरा स्लीदरिंग, हेलीकॉप्टर को रस्सी बांधी होती है, उसके सहारे हम फिसल के नीचे आते हैं, पैरा स्लीदरिंग हो गया। पैरा सेलिंग, उड़ते हैं हम, ठीक है, वो पीछे वो लगा के, पैरा सेलिंग हो गया। पैरा जंप मैंने आपको बता दिया, पैरा जंपिंग होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। सेफ्टी बतानी है। आप मान लो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, सेफ्टी कौन कौन सी प्रिकॉशन आप यूज करेंगे? अगेन इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से देख लो बस इसको। हार्नेस को हमेशा चेक करना है, गांठों को चेक करना है, हेलमेट पहन के रखना है, रस्सी वगैरह हमेशा चेक करके रखनी है, लंबी रस्सी का इस्तेमाल करना है, जरूरत के मुताबिक उपकरण रखने हैं सारे के सारे, रस्सी हमेशा पैर के ऊपर रखनी है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, सही जगह पर रस्सी को क्लिप करना है आपको, और जो एंकर है आपका वो हमेशा सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पर्यावरण जागरूकता 20 नंबर का है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? कोई बताएगा मेरे को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है कि वर्षा के जल का संचयन, और वर्षा के जल के संचयन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं वो बात आपको बतानी है यहाँ पे। तो देखो, वर्षा के जल के संचयन से ना क्या होता है, एक तो जो ऊपरी मिट्टी होती है ना, और हमारा भूजल होता है वो रिचार्ज हो जाता है। यानी कि जब हम बहुत ज्यादा ट्यूबवेल वगैरह यूज करते हैं तो पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जाता है, लेकिन जब भी पानी आता है, बारिश होती है, तो वर्षा का जल से भूजल जो है वो रिचार्ज हो जाएगा, जल स्तर बढ़ जाएगा, प्रदूषण मुक्त हमको पेयजल मिलेगा, क्योंकि वर्षा का जल जो होता है वो साफ होता है। वर्षा के जल को बाद में उपयोग के लिए विशाल टैंकों और तालाबों में संग्रहित किया जा सकता है। भूजल के ऊपर निर्भरता जो होती है वो कम होती है। ये फायदे होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। नेक्स्ट देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। रीन्यूएबल का मतलब क्या है? रीन्यूएबल का मतलब है यहां पे नवीकरणीय, और नॉन रीन्यूएबल अनवीकरणीय। ऊर्जा के प्रयोग करते हैं हम। अब एक तो है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और एक है कोयला, एक है मान लो डीजल हो गया आपका, पेट्रोल लगा लो, पेट्रोल हो गया, और एक आपका हो गया जल। अब देखो, सौर ऊर्जा से हमने लाइट बनाई, सौर ऊर्जा खत्म होगी? नहीं हुई, सौर ऊर्जा तो फिर मिल जाएगी, मतलब इसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। तो रीन्यूएबल, री मतलब दोबारा, नवीकरणीय, दोबारा से यूज कर सकते हैं। कोयला एक बार जला दिया, खत्म हो गया, नॉन रिन्यूएबल। जल, पानी से हम बिजली बनाते हैं, यानी कि पानी की जो गतिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, उसको यूज करते हैं जब वो गति में होता है, टरबाइन घुमाते हैं, दोबारा यूज कर लो। और नीचे आए और नीचे टरबाइन लगा दो, उसके और नीचे आए फिर टरबाइन लगा दो, दोबारा बना लो। जल का कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं होता जल को, तो इसका मतलब नवीकरणीय। पेट्रोल जलाया, खत्म हो गया, अनवीकरणीय। बात समझ में आ गई? इसी को हम कहते हैं रिन्यूएबल और अनरिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो गया हमारा, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। सौर ऊर्जा होगी, पन बिजली होगी, जैव द्रव्यमान हो गया, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, दोबारा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रिन्यूएबल
ऐसे संसाधन जो बहुत लंबे समय तक भूगर्भीय पर बनते हैं और जो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में नहीं बनते, इन संसाधनों के बनने में लाखों साल लग जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला लाखों सालों के बाद बने हैं। ठीक है, एनर्जी होती है इनमें, लेकिन इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल, डीजल, आग की लकड़ी, कोयला। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या होती है? सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको सोलर कहते हैं। एक मैं वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, एनसीसी से रिलेटेड नहीं है। जिस तरीके से सन की एनर्जी को हम सोलर बोलते हैं ना, या सन से जो भी रिलेटेड होता है उसको सोलर बोला जाता है, उसी तरीके से चांद से जो भी रिलेटेड होता है, यानी कि मून से रिलेटेड होता है, उसे लूनर बोला जाता है। वैसे ही ध्यान रख लो, काम आएगा कहीं ना कहीं। सोलर एनर्जी से आप क्या समझते हैं बता दिया, सूरज की एनर्जी, सोलर एनर्जी। 3 लाभ बताओ भाई सोलर एनर्जी के, क्या क्या फायदे होते हैं सोलर एनर्जी के? बहुतायत में है, हर जगह है, अबंडेंस के अंदर अवेलेबल है, भविष्य में उपयोग की जा सकती है, संग्रहित कर लो बैटरी में अपने बिजली बना के, हादसा नहीं होता, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, अच्छी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा है भाई ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ओटी जिसको हम बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनसीसी में ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग कितनी होती है, तो 10 होती है, ये वाला क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है कि ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के अंदर पहली ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग कौन सी होती है, तो पहली होती है स्ट्रेट बैलेंस। ठीक है, सामान्य जो बैलेंस होता है वो पहली ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो देखो यहाँ पे 10 कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 10 के नाम लिख रखे हैं। सबसे पहला यहाँ पे है भाई स्ट्रेट बैलेंस, फिर है क्लियर जंप, गेट वोल्ट, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल स्ट्राइड जंप, राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, दमदमा यानी कि रैंप हो गया यहाँ पे, और स्ट्रेट बैलेंस। तो ये यहाँ पे क्या दे रखे हैं, स्ट्रेट बैलेंस अगेन दे रखा है यहाँ पे। ये यहाँ पे ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग दे रखी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आपको मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने दोस्तों के साथ, जिनका भी एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे जाके कुछ पूछना हो वहीं पे कमेंट कर देना, या फिर वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, तो बस इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, इस तरह की और वीडियो के लिए देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।